बात नोएडा की है। 2006 से 2007 का टाइम ऐसा था जब लोगों को बहुत डर लगने लग गया था कि उनके आस पड़ोस में क्या चल रहा है, और उनको पुलिस पर भी शक होने लग गया था कि पुलिस सही से काम कर रही है या नहीं। यहाँ पे एक या दो बच्चों की बात नहीं हो रही है, एग्जैक्ट नंबर किसी को नहीं पता, पर कम से कम 17 बच्चों के गुम होने की बात हो रही है। बच्चों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं ऐसे ही बहुत बुरी लगती हैं सुनने में। अगर पुलिस सही से काम करती तो इन सब बच्चों को बचाया जा सकता था। मैं बात कर रहा हूँ निठारी केस की। अभी एक दो हफ्ते पहले इस केस से रिलेटेड कुछ ओरिजिनल आर्टिकल्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स को हाइड कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया ये किसी को नहीं पता। अब हम ये बोल सकते हैं ये केस हमेशा के लिए क्लोज़ हो चुका है, क्योंकि उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि उस समय लिखे गए थे उनके बिना केस फिर से रीओपन नहीं हो सकता। ये केस भी ऐसा था कि इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सामने आया वो सीधे सीधे गलत या अधूरा सच लग रहा था। बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिल पाया। इस वीडियो में मैं इस केस को डिटेल में डिस्कस करूँगा। निठारी गांव के बारे में बताऊं तो गांव के बीच में एक रास्ता जाता था। उस रास्ते के एक साइड में पक्का मकान, बड़े बंगलों, पैसे वाले लोग रहते थे, वहीं दूसरे साइड वर्किंग क्लास रहते थे, और वो एरिया स्लम एरिया था। 2003 से 2004 के आसपास निठारी गांव में बच्चे गुम होने लगे थे। अब ये डेट अच्छे से क्लियर नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 2003 से ये सब हो रहा था, पर कुछ रिपोर्ट्स में 2005 मेंशन्ड है। गुम हुए बच्चों का नंबर 16 से 20 बताया गया है। उनकी एज 16 से 17 बताई गई है, जो कि सारे के सारे निठारी के स्लम एरिया से गुम हुए थे। गुम हुआ एक भी बच्चा अपने घर वापस नहीं आया था। सोचने वाली बात यह है कि अगर इतने बच्चे गुम हो रहे थे तो पुलिस क्या कर रही थी? इसका जवाब है कुछ नहीं। पुलिस ने एक भी गुम हुए बच्चों की रिपोर्ट नहीं लिखी। रीज़न ये था कि पुलिस उन लोगों को वैल्यू नहीं कर रही थी, क्योंकि वो स्लम एरिया के लोग थे। पुलिस बस कह देती थी कि देखो वापस आ जाएंगे। अगर बहुत टाइम हो जाता था तो पुलिस बोलती थी कि शायद वो घर छोड़ के चला गया होगा। फरवरी 2005 को रिम्पी हल्दर नाम की एक लड़की मिसिंग हो गई थी। उसके पेरेंट्स पुलिस के पास गए। पुलिस ने पहले की तरह ही कोई कंप्लेन नहीं लिखी। पेरेंट्स बहुत टाइम तक ढूंढते रहे, पर वो उन्हें नहीं मिली। हार मान के उन्होंने उसे ढूंढना छोड़ दिया। उसी टाइम फरवरी में ही कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वहाँ पे एक बड़ी सी टंकी थी, उसके नीचे एक नाला था। खेलते खेलते उनकी बॉल नाले में चली जाती है। जब दो बच्चे बॉल निकालने गए तो उन्हें एक प्लास्टिक बैग दिखा। उस प्लास्टिक बैग के अंदर से एक इंसान का हाथ बाहर निकला हुआ था। वो बच्चे घबरा गए। उन्होंने ये जाकर सबको बताया। वहाँ भीड़ जमा हो गई। पुलिस को बुलाया गया, पर पुलिस ने कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। वहाँ पे 26 आई विटनेस थे। पुलिस ने सबको बोला तुमने जो भी देखा है भूल जाओ। अपनी सफाई में पुलिस ने कहा जो हाथ दिख रहा है वो किसी जानवर का है, डरने की कोई बात नहीं है। पुलिस अपने साथ प्लास्टिक बैग ले गई। एविडेंस भी इरेज हो गया। अब ये कोई मुश्किल बात नहीं है इन दो चीज़ों के बीच में कनेक्शन बताना। फरवरी में एक लड़की मिसिंग हुई। फरवरी में ही नाले में प्लास्टिक बैग में किसी इंसान का हाथ जैसा कुछ दिख रहा था, पर क्या रीज़न हो सकता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं करा? नाली के पीछे वाले घर का नंबर था D5। ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 मई 2006 नंदलाल की 17 साल की बेटी पायल मिसिंग हो जाती है। वो उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। उसकी बात एक ऑटो वाले से होती है, जो कि बताता है उसने ही पायल को सेक्टर 31 के D5 ब्लॉक में छोड़ा था। पायल ने उस ऑटो वाले को किराया नहीं दिया था। पायल ने उसे कहा था कि वो इस घर से पैसे लेकर आ रही है, फिर वो ऑटो वाले को देगी, पर बहुत टाइम हो गया था, पायल नहीं आई। ऑटो वाले ने जब दरवाजे की बेल बजाई तो सुरिंदर कोहली बाहर आया। सुरिंदर कोहली उस घर का नौकर था।
वो उत्तराखंड से दिल्ली आया था काम ढूंढने के लिए। सुरिंदर कोहली ने कहा वो लड़की तो चली गई, पर ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि ऑटो वाला पूरे टाइम दरवाजे पर ही खड़ा था और उसने किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। दोबारा पूछने पर सुरिंदर कोहली ने कहा कि वो पीछे के दरवाजे से गई होगी। नंदलाल खुद D5 वाले घर पे जाता है पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो पुलिस के पास जाता है पर पुलिस कंप्लेन नहीं लिखती। वो लगातार 1 महीने रोज़ पुलिस के पास जाता रहा पर पुलिस ने कंप्लेन नहीं लिखी। जून 2006 को वो नोएडा के SSP के पास गया। SSP ने पुलिस को ऑर्डर दिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। इसके बाद पायल के फ़ोन को ट्रेस किया गया तो पता चला ऑटो वाले के जाने के बाद से पायल का फ़ोन डीएक्टिवेटेड था। आखिरी नंबर जिससे पायल की बात हुई थी वो सुरिंदर कोहली का ही था। सुरिंदर कोहली को सस्पिशियस बिहेवियर के लिए अरेस्ट किया गया। उस घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर ने सुरिंदर कोहली को पुलिस से छुड़वा लिया। उस घर में सिर्फ 2 लोग ही रहते थे, नौकर सुरिंदर कोहली और काम वाली माया। मोनिंदर सिंह पंधेर उस घर पे केवल अय्याशियाँ करने आता था। वो कॉल गर्ल्स को बुलाता था, उनके साथ रात बिताता और सुबह उन्हें भेज देता था। मोनिंदर सिंह पंधेर के बैकग्राउंड की बात करूं तो वो अरबपति था। उसके बहुत अच्छे रिलेशन थे नोएडा के उस थाने में, शायद इसलिए उसके बोलने पर सुरिंदर कोहली को उन्होंने तुरंत छोड़ दिया। सुरिंदर कोहली के छूटने के बाद अब पुलिस नंदलाल की बात नहीं सुन रही थी और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी। अक्टूबर 2006 में नंदलाल अब कोर्ट के पास जाता है, जो कि उसका लास्ट ऑप्शन था। अब पुलिस को कोर्ट की बात सुननी ही पड़ती है। पुलिस ने सीरियसली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। यहाँ नंदलाल इतने समय से खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिसमें उसको पता चला जितने भी बच्चे गुम हुए थे वो सारे सेक्टर 31 D5 घर के आसपास थे। पुलिस उनके घर पे जाती है तलाशी लेने। उनको वो नाला दिखता है जहाँ अब और भी ज़्यादा प्लास्टिक बैग थे। प्लास्टिक बैग के अंदर 17 सेट थे स्कल्स और बोन्स के। 11 लड़कियों के थे और 6 लड़कों के थे। 29 दिसंबर 2006 को मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरिंदर कोहली को अरेस्ट किया गया। स्कल्स किसके थे ये पता लगाना भी मुश्किल था क्योंकि उन्होंने इतने सालों में कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। ये केस वायरल हो गया। अब लोगों को जवाब चाहिए था। हर जगह तरह तरह की कहानियाँ मशहूर होने लगी। कुछ लोग इसको सेक्सुअल अब्यूज़ कह रहे थे, कुछ लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग कह रहे थे, कुछ लोग कैनिबलिज्म कह रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि बच्चों के साथ अडल्ट वीडियो बनाए गए हैं। 11 जनवरी 2007 को ये केस CBI को सौंप दिया गया। 2008 में सुरिंदर कोहली का कन्फेशन सामने आया। मैं तो ये सोचता हूँ पुलिस की क्या हालत हुई होगी जब सुरिंदर कोहली ने अपना कन्फेशन दिया होगा। तो कोहली ने बताया कि वो देखता था लड़कियों को उसके मालिक के साथ फिज़िकल होते हुए। इसकी वजह से उसके अंदर वाइल्ड सेक्सुअल फैंटेसीज़ बनने लगी। उसने अपना मेंटल बैलेंस खो दिया। पहले उसको एक प्रोस्टिट्यूट ने प्रोवोक किया था, फिर उसने बदले की आग में उसका मर्डर कर दिया। जो चीज़ बदले से शुरू हुई थी वो उसकी आदत बन गई। वो लड़कियों को मारता था, फिर उनकी डेड बॉडी के साथ करता था। उनकी बॉडीज़ को बाथरूम में ले जाता था, बॉडीज़ को बाथटब में डालता था, बॉडीज़ को काटता था। कुछ बॉडी पार्ट्स को वो अपने पास रख लेता था, कुछ को वो प्लास्टिक बैग में डालकर फेंक देता था। जो बॉडी पार्ट्स वो अपने पास रखता था उन्हें वो पकाकर खा जाता था, कई बार कच्चा ही खा जाता था। कन्फेशन के हिसाब से उसने 9 लड़कियों, 2 बच्चों और 5 औरतों का मर्डर किया था। सारे लोगों को उसने घर के अंदर मारा। मर्डर सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच हुआ है। वो अकेला था, उसके अलावा और कोई ये नहीं जानता था। ये सब सीधी सीधी बात है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। सुरिंदर जब कोर्ट में अपीयर हुआ तो वो पलट गया। उसने जज के सामने कहा कि ये कन्फेशन ज़बरदस्ती लिया गया है। जितनी भी हत्याएं हुई हैं
उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। इस वजह से कोर्ट केस चलता ही रहा। नार्को टेस्ट भी किया गया, जिसमें एक अजीब चीज़ सामने आई। वो ये था कि सुरिंदर कोहली ने सारे मर्डर किए थे, पर मोनिंदर सिंह पंधेर को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। 2009 में मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरिंदर कोहली को मौत की सज़ा सुनाई गई, पर इलाहाबाद कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंधेर को बरी कर दिया। की सज़ा तो मिली, पर किसी न किसी रीज़न के लिए सज़ा टलती रही। 3 साल जेल से बाहर रहने के बाद 2017 में सुरिंदर कोहली और मोनिंदर सिंह पंधेर को डेथ सेंटेंस दिया गया, पर 2023 में दोनों को सारे चार्जेस से बरी कर दिया गया। वो दोनों अभी खुले घूम रहे हैं। ये केस जस्टिस सिस्टम पर सवाल उठाता है। इस केस में बहुत सारी गलतियां हैं और बहुत सारी चीज़ों का कोई सेंस ही नहीं बन रहा। सबसे पहले, पुलिस ने कभी मिसिंग बच्चों की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? पुलिस को इन 2 लोगों को छोड़ के कभी किसी और पर शक क्यों नहीं हुआ? मर्डर का रीज़न वाइल्ड सेक्सुअल फैंटेसीज बोला गया है, पर किसी और एंगल से इसको कभी क्यों नहीं देखा गया? क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत फेमस थी और D5 फ्लैट के पास ही एक डॉक्टर रहता था जिसके ऊपर ऑर्गन ट्रेड का केस चालू था। उस टाइम डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा था कि बॉडी को जिस प्रिसीजन से काटा गया है, इसके पीछे ऑर्गन ट्रेडिंग ही है, पर केस को इस एंगल से क्यों नहीं देखा गया? इस केस में कोई सीरियल किलर वाला एंगल नहीं था। मर्डर में कोई भी पैटर्न नहीं दिखा पुलिस को। और एक बहुत अजीब चीज़ थी कि पुलिस ने काम करने वाली मेड और माली का कोई बयान क्यों नहीं लिया? ऐसा कैसे हो सकता है कि घर पर इतने मर्डर हुए और उन्हें पता ही नहीं चला? मर्डर दिन में हुए थे तो आसपास के लोगों को कोई आवाज़ क्यों नहीं आई, या उन्होंने किसी को देखा कैसे नहीं? मोनिंदर सिंह पंधेर को कैसे पता नहीं चला? या ये कह सकते हैं पैसा होने पर इंसान कानून के ऊपर चला जाता है। पर डॉक्टर विनोद कुमार ने जो कहा वो सच है, तो ये सीधे सीधे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। इसमें हॉस्पिटल और पुलिस भी इन्वॉल्व है। स्लम एरियाज़ के बच्चों को इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि इनके गायब होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इतने ज़्यादा बड़े और फेमस लोग इस केस में इन्वॉल्व होंगे कि 2 लोगों को छोड़कर किसी और का नाम कभी सामने ही नहीं आया। कोशिश की गई नौकर पर ही सारे एलिगेशंस लगा दिए जाएं, और अब तो इन दोनों पर से भी सारे चार्जेस हटा दिए गए हैं। सच क्या है वो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब इस केस से रिलेटेड ओरिजिनल आर्टिकल्स भी डिलीट हो रहे हैं। अगर वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम्हें ऐसे और ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।